नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सोमवार को टिहरी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिला चिकित्सालय बौराड़ी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों का हाल भी जाना, तो वहीं अधिकारियों और डॉक्टरों को भी मरीजों की देखभाल और उचित उपचार देने के आदेश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री टिहरी हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज गए, जहां जिला प्रशासन की तरफ से बनाए गए कोविड केयर सेंटर पीपीई किट पहनकर उन्होंने मरीजों का हाल जाना और उचित खान पान रहन सहन को लेकर भी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए टिहरी से हमारे संवाददाता अमनदीप भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमनदीप, जानना चाहेंगे आपसे कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार उत्तराखंड के जिलों का दौरा कर रहे हैं, कोविड की समीक्षा कर रहे हैं, और अगर कहीं पे कुछ व्यवस्थाएं कम हैं या किसी चीज की जरूरत है तो उसके लिए माफ कीजिएगा अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। टिहरी दौरे को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के क्या कुछ अपडेट आपके पास है अमनदीप? बिल्कुल उमंग, बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज जो टिहरी का दौरा किया है, उन्होंने जिला चिकित्सालय जो बौराड़ी का है वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया है और उन्होंने वहां पर आईसीयू हो गया, ओपीडी हो गया और वहां पर कई जो वार्ड हैं उनका निरीक्षण किया। और उसके बाद उन्होंने वहां पे जो 500 एलपीएम का जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो बन रहा है उसको 1 सप्ताह में तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि जो वहां पर जो ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है वहां पर जो 80 बेड का जो हॉस्पिटल है उसमें जो मरीज आएंगे उनको ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके। उसके बाद उन्होंने वहां पर जो कोविड केयर सेंटर बनाया गया है टीएडीसी में, वहां पर भी उन्होंने 400 बेड का जो कोविड सेंटर है वहां पर वो पहुंचे और उन्होंने वहां पर पीपीई किट पहनकर जो कोविड के जो मरीज हैं उनका वहां पर उनसे हालचाल जाना, उनके बारे में जानकारी ली और जो सारी जो सुविधाएं हैं उसके बारे में उन्होंने मरीज से जानकारी जुटाई और उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो मरीजों को, उन्होंने वहां पर जो डॉक्टर हैं, अधिकारी हैं, डीएम हैं, उनको निर्देश दिए कि इन जो मरीज है यहाँ पर इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने वहां पर ऐसी कई योजनाएं थी, उन्होंने वहां पर उनका उद्घाटन किया है। 95 करोड़ की लागत से उन्होंने 42 योजनाओं का वहां पर शिलान्यास किया है, जो लोक निर्माण विभाग की है, सिंचाई की है, राजस्व की है, पीएम जलसवाई की है, पर्यटन विभाग की है। उन्होंने ऐसी कई जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको उन्होंने वहां पर शिलान्यास किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टिहरी जो जिला चिकित्सालय है वहां को लेकर काफी लेकर शिकायतें हो रही थी, जनप्रतिनिधि काफी शिकायतें कर रही थी कि ये जो अस्पताल है इसको रेफर सेंटर बनाया गया है और यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं। इसको लेकर सख्त हिदायत में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने साफ तौर पर कहा है कि इस अस्पताल को रेफर सेंटर न बनाया जाए और इस अस्पताल में जितने भी मरीज हैं इनका यहाँ पर सही ढंग से उपचार किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की जो मरीज आते हैं यहाँ पर उनको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए। जी उमंग। जी बिल्कुल अमनदीप, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना का कहर जो पहले देखा गया शुरुआत के कुछ दिनों में, हालांकि अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के एक सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये देखने को मिली कि वो हर एक जिले का दौरा कर रहे हैं। और जब भी कोई मुख्यमंत्री भले किसी भी राज्य का हो, जब अपने राज्य के जिलों का दौरा करता है तो तमाम उस जिले के अधिकारी भी हम कह सकते हैं कि मुस्तैद हो जाते हैं और अगर कोई कमी होती है तो मुख्यमंत्री के आने से पहले ही दूर कर ली जाती है। और ऐसा ही अभी देखा गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि कहीं कोई कमी यहां पर दिखाई नहीं दी, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अमनदीप, और क्या कुछ मुख्यमंत्री के इस दौरे के दौरान हुआ? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर क्योंकि जो टीएडीसी का जो कोविड केयर सेंटर है वहां पर जो अस्पताल बनाया गया है, कोविड केयर अस्पताल बनाया गया है जो 400 बेड का है, वहां पर उन्होंने खुद पीपीई किट पहनी और वो खुद मरीजों को हालचाल जानने प्रत्येक वार्ड में गए। उन्होंने पूछा कि कोई किसी प्रकार की दिक्कत है और उन्होंने डॉक्टरों को भी उन्होंने धन्यवाद दिया है कि जिस तरीके से डॉक्टर लगातार पीपीई किट पहनकर कई घंटों तक काम कर रहे हैं, उन्होंने उनको भी काफी काबिल तारीफ की है कि जिस तरीके से वो लगातार मरीजों को जिस तरीके से देख रहे हैं, डॉक्टरों को उन्होंने काफी सराहना की है। और खास तौर पर जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का जो देखने को मिल रहा है कि वो जहां भी जा रहे हैं वहां पर जरूर जो मरीज हैं पीपीई किट पहनकर उन मरीजों का हाल चाल जानकर उनसे
समस्याओं से भी वो समस्याओं से भी रूबरू होने की किस तरीके से, क्या किसी मरीज को किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या जो रहने की है, खाने की है, या फिर जो गर्म पानी है, या किसी भी चीज की जो अस्पताल में जो सुविधा होनी चाहिए, क्या कोई कमी तो नहीं है। इसको लेकर भी वो लगातार मरीजों से संपर्क कर रहे हैं और वहां पर अधिकारियों और डॉक्टरों को भी निर्देश दे रहे हैं कि जो समस्या है उसका त्वरित निस्तारण किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिला अस्पताल है टिहरी का, वो पीपीएम मोड पर है और वहां के लोग काफी पहले से ही, चाहे विधायक हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, कई लोग वहां की शिकायतें कर चुके हैं। लेकिन इन शिकायतों को लेकर भी मुख्यमंत्री के पास आज भी इसी बात को लेकर चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि इस अस्पताल को रेफर सेंटर ना बनाया जाए, बल्कि इसी अस्पताल में हर मरीज का इलाज होना जरूरी है और अगर किसी प्रकार की कमी रहती है तो साफ तौर पर उस कमी को पूरा किया जाएगा। जी उमंग। बिल्कुल अवंती, बिल्कुल आपने सही कहा और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात है कि जो भी कमियां वहां पर थी, जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हर कमी को दूर किया जाएगा। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं आपको बता दें कि दिनेशपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें सफलता के साथ 2 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और तस्करों के पास से दुर्लभ प्रजाति के कछुए भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि दोनों लंबे समय से कछुओं की तस्करी कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पार्टी द्वारा गश्त के दौरान 2 सस्पेक्टेड लोगों को पकड़ा। इनके पास 2 संरक्षित कछुए मिले हैं और संभवतः इनके द्वारा कछुओं की तस्करी की जा रही थी। तो हमारे द्वारा वन विभाग की टीम को मौके पर बुला के फर्दर लीगल कार्रवाई की तो उनको सुबह। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बीच लोगों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश में आज से अगले 3 दिनों तक मैदान से लेकर पहाड़ तक झमाझम बारिश के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। तो वहीं पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहां पर भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश की उम्मीद है। तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। पहाड़ों के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। वही आपको बता दें कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में इस समय लोग गर्मी से बेहाल हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर यहां पर सामने आ रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 3 दिन में भारी बारिश के आसार हैं और पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर बर्फबारी भी हो सकती है। और जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से आपको बता दें कि 3 दिनों तक झमाझम बारिश के आसार उत्तराखंड मौसम वैज्ञानिकों ने कहे और पहाड़ों पर बर्फ गिरने की भी यहां पर बात कही गई है, तो जाहिर सी बात है लोगों को भी इस भीषण गर्मी से अगले 3 दिनों में निजात मिलने वाली है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारी संवाददाता प्रियंका जगोरी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुकी है। प्रियंका, जानना चाहेंगे मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 3 दिन तक झमाझम बारिश के आसार यहां पर जताए गए हैं और अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर भारी बारिश की भी संभावना जताई जा रही है और साथ ही साथ 24 जून को कहा जा रहा है कि मॉनसून उत्तराखंड में दस्तक दे सकता है। क्या कुछ अपडेट है प्रियंका आपके पास? पड़ रही जिस कारण लोगों को परेशानियां भी हो रही, क्योंकि भीषण गर्मी के चलते लोगों को मौसम से राहत नहीं मिल रही। लेकिन जिस तरीके से मौसम विज्ञान ने ये कुछ अगले जो 3 दिन है उसके लिए बारिश की संभावना जताई, तो ये एक राहत देने वाली खबर है यहाँ पर। और अभी अगर बता दें कि 2 दिन पूर्व यहाँ पर बारिश हुई थी राजधानी देहरादून में, जिसके बाद तापमान में गिरावट भी देखने को मिली थी। लेकिन अचानक से मौसम ने करवट बदली और एक बार तापमान फिर बढ़ने से भीषण गर्मी यहाँ पड़ रही है
और मौसम विज्ञान के मुताबिक देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में भारी बारिश की यहाँ पर संभावनाएं जताई गई है और साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी मौसम विज्ञान केंद्र ने संभावना जताई है। तो वहीं पर्वतीय क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पर भी मौसम विज्ञान ने बारिश का अनुमान जताया है और साथ ही वहाँ जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फ गिरने की भी बात कही है। जी बिल्कुल प्रियंका, और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले 3 दिन में मौसम वैज्ञानिकों का यह जो अनुमान है, क्या हम उसे जो अभी हमने देखा है भारत में ताउते और यास तूफान आया था, तो क्या इस प्रकार का तूफान की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या इस प्रकार के कोई मौसम के कारण बन रहे बंगाल की खाड़ी में जिस वजह से उत्तराखंड में 3 दिन तक झमाझम बारिश के आसार बताए जा रहे हैं? बिल्कुल उमंग, जिस तरीके से पूर्व में ताउते तूफान आया था तो उसका असर उत्तराखंड में भी देखने को मिला था। कई जगह पर यहाँ पर नुकसान हुआ था और वहीं व्यासा तूफान के चलते भी मौसम विज्ञान केंद्र ने जिस तरीके से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगातार नम हवाओं का आना जारी है, का असर उत्तराखंड समेत कई पर्वतीय राज्यों में भी पड़ रहा है, जिससे मौसम में बदलाव दिखने को मिल रहा है। अगले 3 दिनों तक पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश देखने को मिलेगी, जिसका असर गर्मी पर भी पड़ेगा। जी बिल्कुल प्रियंका, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब थोड़ी धीमी हो गई है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 1226 नए संक्रमित मिले, तो वहीं 32 मरीजों की मृत्यु भी हुई है। कुल मरीजों की संख्या की अगर बात की जाए तो वो 3,28,338 हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रविवार को 28,923 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। 50 दिन के बाद प्रदेश में सबसे कम 1,226 नए मरीज मिले, यानी कि बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए तो पिथौरागढ़ में सबसे ज्यादा 276 कोरोना से संक्रमित मरीज मिले। प्रदेश में मरीजों की मौत का आंकड़ा अब 6,401 हो गया है, जबकि प्रदेश में 2,85,889 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण की रफ्तार आपको बता दें कि लगातार धीमी होती जा रही है। साथ ही कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा भी यहां पर घट रहा है। पिछले 7 दिन की अगर बात करें तो 42,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं और अब तक कुल 3,27,112 संक्रमितों में से 2,83,962 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सैंपल जांच के आधार पर भी आपको जानकारी के लिए बता दें कि संक्रमण दर कम हो रही है। राज्य में आपको बता दें कोरोना संक्रमण काल के करीब 441 दिन पूरे हो गए और अब दूसरी लहर धीमी हो रही है। लगातार नए मरीजों की तुलना में अधिक लोग स्वस्थ हो रहे हैं। बीते सप्ताह 23 से 29 मई तक प्रदेश में दूसरी बार सबसे अधिक 42,532 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता प्रीति गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीति, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है उत्तराखंड में कोरोना से जुड़ी हुई खबर के बारे में? चाहूंगी कि कोरोना से जुड़ी यहाँ पर उत्तराखंड में अगर बात करें तो उत्तराखंड में एक तरह से अच्छी खबर यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो कोरोना के जो मामले हैं उनमें लगातार जो गिरावट है वो यहाँ पर दर्ज की जा रही है। अगर आपको मैं रविवार की अगर बात बताऊं तो यहाँ पर 1,226 लोगों में यहाँ पर कोरोना की जो पुष्टि है वो यहाँ पर की गई है। हालांकि यहाँ पर 32 लोगों की जो है यहाँ पर मौत हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो लगातार ये जो ग्राफ है कोरोना का कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर अब सरकार भी कहीं ना कहीं राहत की सांस लेती हुई उमंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल प्रीति, ये तो रही कोरोना की बात और साथ ही साथ न सिर्फ पूरे देश में बल्कि उत्तराखंड में भी कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस के भी मामले यहां पर देखे गए। उस बारे में क्या कुछ कह रहा है उत्तराखंड का स्वास्थ्य मंत्रालय? बिल्कुल, देखिए उमंग, जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार यहाँ पर कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर ब्लैक फंगस की बात करें तो ब्लैक फंगस जो है वो प्रदेश में लगातार पैर पसार रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में यहाँ पर पूरी तरीके से सुस्तेज दिखाई दे रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से भी जो पूरे जो पुख्ता इंतजाम है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। एम्स ऋषिकेश में यहाँ पर कई जो ब्लैक फंगस के जो मरीज है वो यहाँ पर भर्ती हुए हैं। और इसके साथ उमंग, आपको एक जानकारी और दे दूं यहाँ पर कि प्रदेश में 1 जून से यहाँ पर कोविड कर्फ्यू जो है वो यहाँ पर खत्म होने जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने इसका जो दायरा है वो 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर और बढ़ा दिया है। लेकिन हालांकि यहाँ पर जो सख्ती है वही रहेगी, लेकिन राशन की दुकानों की अगर बात करें तो राशन की दुकानें यहाँ पर 2 दिन हफ्ते में यहाँ पर खुलेगी और इसके साथ ही जो स्टेशनरी की दुकान है उसको भी यहाँ पर 1 दिन खोलने का प्रबंध यहाँ पर सरकार द्वारा किया गया है। उमंग जी बिल्कुल प्रीति, इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि देश भर में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसे लेकर चमोली में कांग्रेस की ओर से पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी के नेतृत्व में 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने कहा कि देश में एक तरफ कोरोना वायरस और दूसरी तरफ डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने से आमजन पर दोहरी मार पड़ रही है। केंद्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि वो लोगों के दर्द को समझते हुए महंगाई पर नियंत्रण करें। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने यह भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हम किस तरीके से तैयार हैं, यह भी प्रदेश सरकार स्पष्ट नहीं कर पा रही है और सरकार को चाहिए कि इस महामारी से लड़ने में पक्ष और विपक्ष एकजुट होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाए। हेल्थ सिस्टम है उससे लोगों को निश्चित रूप से चिंता में डाल दिया कि कोरोना महामारी में जिस तरह से लोग ऑक्सीजन की कमी से, दवाइयों की कमी से, बेड की कमी से, आईसीयू न मिलने के कारण लोगों की मौतें हो रही है, अफरा तफरी मची हुई है, तो निश्चित रूप से ये हमारी हेल्थ सिस्टम की नाकामी है। और 1 वर्ष पूर्व जब बता दिया गया था कि दूसरी लहर भी आ सकती है, तो क्यों नहीं उसके लिए तैयारी की गई कि देश में चुनाव जरूरी है या लोगों की जान बचाना जरूरी है। जिस तरह से लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया है, ये उत्तराखंड और इस देश के भी माफ नहीं करेगा। और हम चाहते हैं कि हेल्थ सिस्टम को आज भी मजबूत। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार के साथ साथ अब कई और लोग भी जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे में समाजसेवी और मसूरी विधानसभा से प्रत्याशी पंडित मनीष गोनियाल कोरोना काल में लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने मसूरी के हुसैनगंज क्षेत्र में लगभग 150 परिवारों को राशन वितरित किया और इसके बाद उन्होंने क्यारा क्षेत्र में जाकर लोगों को भी राशन वितरित किया। लगातार मेरा प्रयास हो रहा है कि गरीब बस्तियों में जाकर उनके भाई और बेटा बनकर उनकी सेवा करते रहूं और लगातार मैं अपने पिछले साल से कोरोना महाकाल जब तक ये खत्म नहीं होता, मैं उनका बेटा और उनके घर का सदस्य एक बनकर उनकी लगातार मैं सेवा करता रहूंगा। आज करीबन कितने जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरण कर रहे हैं आज के दिन पे? आज मैंने 100 पैकेट में यहाँ ला रखा था राशन के, वो खत्म हो गए थे और उसके बाद में अपने घर में अपने युवा साथी मेरे घर जा रहे हैं, वहाँ से दोबारा राशन लाकर और वितरित करेंगे। वहाँ 50-60 राशन और लाकर वितरित करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में कोरोना मामलों के साथ साथ ब्लैक फंगस के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में रविवार को देहरादून जिले में ब्लैक फंगस के 6 और नए मरीज मिले और अब तक प्रदेश में मरीजों की संख्या 198 हो गई है, जबकि 15 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 6 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई। 24 घंटे में किसी भी मरीज की मौत हालांकि नहीं हुई है। देहरादून जिले में ब्लैक फंगस के कुल मरीजों की संख्या अब 181 हो गई है, जबकि नैनीताल जिले में 9, उधम सिंह नगर में 1 मरीज का उपचार चल रहा है। तो वहीं खटीमा के चंपावत जनपद के टनकपुर पूर्णागिरी तहसील में एसडीएम ने ग्राम प्रधानों के साथ ही सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। यह बैठक आने वाले बरसात के मद्देनजर क्षेत्र में बरसात के कारण आने वाली बाढ़ और जल भराव की समस्या के निदान के लिए की गई। बैठक में उन जगहों को चिन्हित किया गया जहां बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है या फिर जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ ही इन समस्याओं का किस प्रकार निदान किया जा सके, इस पर भी मीटिंग में विचार किया गया। हमारा टनकपुर बंदीशा क्षेत्र है, ये काफ़ी जलमग्न हो जाता है, तो उस समय उस समस्या से निपटने के लिए आज हमने सभी जो कुछ विभागीय अधिकारी हैं, जिसमें कि सिंचाई विभाग, एनएच और पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही में हमारे द्वारा ये सभी जो ककराली गेट से लेकर जगुड़ा तक करीब 16 जो गांव हैं, उनके जो ग्राम प्रधान हैं, उनके साथ भी बैठक करी गई थी। बैठक में इस बात पे मंथन किया गया कि प्रत्येक गाँव की समस्या क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, ताकि अभी जो 1-1.5 महीने का हमारे पास समय है, जब तक कि मानसून आएगा, जब तक कि बाढ़ की स्थिति बनती है। तो वहीं रुड़की में थाना भगवानपुर पहुंचे एसएसपी हरिद्वार और अन्य अधिकारियों ने थाने में वृक्षारोपण किया और पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। आपको बता दें कि आज थाना भगवानपुर में 2 घटनाओं का खुलासा भी हुआ। एसएसपी हरिद्वार डी सेंथिल अबुदय कृष्णराज एस ने थाना भगवानपुर में वृक्षारोपण किया और पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। तो वृक्षारोपण जो बहुत जरूरी है, इसमें जो है पर्यावरण का संरक्षण के लिए भी जो आज एक कार्यक्रम की शुरुआत में जो है उसका एम्फोसिस करते हुए जो है आज हम सभी अधिकारी कर्मचारी द्वारा जो है वृक्षारोपण भी आज किया गया।
तो वहीं रुड़की के भगवानपुर थाना पुलिस ने जहाजगढ़ में 21 मई को हवाई फायरिंग करने वाले मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि थाना भगवानपुर में जहाजगढ़ निवासी सचिन कुमार ने उनके घर पर तमंचा लहराकर जान से मारने की नीयत से फायर करने और जान से मारने की धमकी देने में 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। तो वहीं फरार चल रहे मुख्य आरोपी अक्षित को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार डी सेंथल अबुदय कृष्णराज एस ने बताया कि हवाई फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से अवैध तमंचा भी बरामद किया गया। को जो घटना हुआ है, इसका जो मुख्य अभियुक्त अक्षित जो है, इनको गिरफ्तार कर दिया गया है। इसका 315 बोर का एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस हमने रिकवर किया है। इनका आगे कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय के माध्यम से जुडिशियल रिमांड में भेज रहे हैं। तो वहीं बीते 2 सालों से जारी कोरोना संक्रमण के कारण पहाड़ के हजारों युवाओं के सामने आजीविका की समस्या खड़ी हो गई है। 2 सालों से होटल लाइन में काम करने वाले युवा कोरोना महामारी के कारण बेरोजगार होकर अपने घर बैठे हैं और कुछ युवाओं ने तो खुद की दुकानें खोल स्वरोजगार भी शुरू किया, लेकिन दोबारा लगे लॉकडाउन के कारण अब वो लोग भी कर्ज तले दब गए हैं। ऐसे में समय बढ़ने के साथ ही पहाड़ के युवाओं के सामने अब आजीविका की समस्या उत्पन्न हो गई है। परेशानियां झेलनी पड़ी है। पहले चंडीगढ़ में जॉब था, चंडीगढ़ में जॉब छोड़ने के बाद जब महामारी आई तो गांव आए, मयाली में होटल खोला, तो तुरंत बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद 2 महीने का लॉकडाउन लगा पिछले साल, फिर सब्जी की दुकान खोली, थोड़ा ठीक चल रही थी, फिर लॉकडाउन लग गया। और अब घर में मुर्गे मार गए और अपनी ज़मीन चला रहे हैं। बस बहुत परेशानी है, सारे लड़के बेरोजगार हो गए हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पुलिस अधीक्षक की ओर से हरिद्वार क्षेत्र में सक्रिय हुए फर्जी पत्रकारों पर नकेल कसते हुए कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सूचनाएं मिल रही हैं, कुछ तथाकथित पत्रकारों के द्वारा न्यूज पोर्टल की आईडी के नाम पर जबरन उगाही की जा रही है। ऐसे पत्रकारों के ऊपर पुलिस प्रशासन की ओर से जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में बहुत सारे वाहन ऐसे हैं जिन पर प्रेस लिखा है और उनका हालांकि पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं है, ऐसे वाहनों पर भी कार्यवाही की जाएगी। जो भी अपने वाहनों में जो है प्रेस लिख के गलत तरीके से घूम रहे हैं, उनका लगातार हम चेकिंग करेंगे। जो भी ऐसा पता चला था उनको हम वेरीफाई भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार बंधु जो फील्ड में काम करते हैं, उनके बारे में हमारा पुलिस कर्मचारी एवं अधिकारीगण भी परिचित है। जिसका परिचित नहीं, जिसने प्रेस लिख के चल रहे हैं, उनका बारे में जो हम जाँच करेंगे। यदि वो फर्जी पाएगा तो उनका विरुद्ध जो है विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।